भाई फॉर्मूला तो देख ही लिया था, ठीक है, एंड आई गेस कि अभी तक मैसेज नहीं है आशुतोष, क्या हो गया भाई? भेजा उसने। किसको भेजा तुमने? अरे अपने 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 इंटी ग्रुप पे आना चाहिए भाई। समझ रहे हो ना? किसने? अपने मेन ग्रुप पे आना चाहिए। कब पहुंचा हो? गया नहीं था कर। चिराग आशुतोष भेज देना भाई। हाँ भाई, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ओ गॉड, इनको तो मिलेंगे ही भाई। तो भाई अब जेई का एडवांस एग्जाम होने वाला है अभी, एंड ऑन एन ऑन एन एवरेज, ठीक है, अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड आईआईटी कॉलेज की बात करें, तो वही मैं बोलूँगा, चलो आईआईटी तो मैं फ्रैंकली बताऊँ, इट्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत ही कम सीट्स है, एंड आईआईटी के अलावा जो है इसका जो लंबा स्पेक्ट्रम है आईआईटी का, ठीक है, तो इसमें टॉप के आईआईटीज छोड़ के फिर बीच बीच में जो है रैंडम कॉलेजेस घुसने शुरू हो जाते हैं। बिट्स इज गुड, ठीक है, सम एनआईटीज आर एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है, तो बीच बीच में एनआईटीज वगैरह घुसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑन ट्रिपल एन एवरेज, आईटीज भी। ठीक है, हाँ, आजकल जो है अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स में चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है, तो बीच बीच में बहुत सारे ट्रिपल आईटीज और अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग सेक्शंस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो टॉपर्स हैं उनका तो भाई ऐसा रहता है दैट दे हैव रेंज ऑफ जॉब्स, ठीक है, जिसमें जो है जो हमारे हमारे फादर्स और फॉर फादर्स की जो करियर एंडिंग सैलरी रहती है वो इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है, ठीक है, दैट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, जो 50 to 60 लाख से हो सकता है भाई हमारे पास में 2 से 3 करोड़ तक हो ईयरली यार एनुअल सैलरी। मैंने उसकी रियलिटी एक्चुअली देखी है कई जगह। वो पूरा नहीं, हाँ हाँ comes out ऑब्वियसली। to be 12 lakhs a year. हाँ, कितना कितना? It almost comes out to be 12 lakh a year, or ex with some extra starting हाँ हाँ सुनो, अब क्या है कि जो अब जो गूगल जो तुम्हें बाहर अगर अगर जो प्लेस करेगा, तो वहां बाहर तो अगर 5 से 7 करोड़ अगर नहीं देगा तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा भाई साल का? ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है, मतलब 12 लाख भी नहीं है, वो रियलिटी थोड़ा सा तुम्हें एग्जीगरेट कर दी, ठीक है, बट स्टिल मतलब हाँ, इट इज एक्चुअली, ठीक है, प्रीटी मच, जैसे बोलते हैं अपन लोग, इससे अच्छा स्टार्ट और क्या हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, तो तुम अगर बिल्कुल डे वन से एकदम स्पॉइल्ड ब्रैट बन जाओगे और जो है, ठीक है, बस मैं और क्या बोलूं, ठीक है, तो वही अगर हम चाहते हैं कि हम लोग जो है वो आगे का लाइफ पूरा एंजॉय कर लें, ठीक है, तो भाई उसके लिए क्या है कि अभी अभी थोड़ा अगर कुछ अपना बेस्ट जो दे सकते हो वो दे दो। हाँ, तो जब मैं मेरी जब काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, इट वाज एक्चुअली, ठीक है, मैं बॉम्बे जोन में पेपर मैंने दिया था। देयर आर 4 जोन्स, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड चौथा कौन सा है भूल गया मैं, ठीक है, तो मेरा जो है वो एक्चुअली बॉम्बे जोन था। तो बॉम्बे जोन के जब पेपर दे के जब मेरा काउंसलिंग का टाइम आया था, तो आई वाज एक्चुअली सिटिंग इन द फ्रंट रो, ठीक है, जो भी अपना जो काउंसलर था वो जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को, ठीक है, तो आई वाज सिटिंग इन फ्रंट रो। तो उसने जो है मुझसे पूछा था, ठीक है, कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड में किन 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो मैंने मैंने जो है बहुत सोचा, क्यों भाई अभिन्न, इंडिया वर्ल्ड में किन 2 चीज़ों से जाना जाता है? और वो टैलेंट और गरीबी से। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली जो है तुम्हारी लिस्ट में भी 2 पॉइंट जो है वो एक्चुअली कम नहीं है, बट एटलीस्ट व्हाट वी क्लेम इज कि इंडिया वर्ल्ड में जिसके लिए फेमस है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ताजमहल, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली अ बिग बिग वंडर, ठीक है, तो उसने जो 2 चीजें बोली मुझे, ठीक है, इट वाज लाइक, ठीक है, ताजमहल तो मैंने भी गेस कर लिया था, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर नोन फॉर, ताजमहल एंड आईआईटीज, ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली
तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली तक जो है वो हम लोग का प्रेजेंस है एक्चुअली इसके थ्रू है। तो खैर इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट कि मुझे जो है उसने सवाल पूछा और मुझे फिर उसका आंसर नहीं आया आईआईटी में। भरी काउंसलिंग में जो है आई वाज एक्चुअली स्पीचलेस। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा कि पास करके भी बेइज्जती होनी पड़ रही सब जगह जो है। खैर, तो हम लोग देखो लास्ट क्लास में जो डिब्रॉय हाइजेनबर्ग कर रहे थे, तो हाइजेनबर्ग के हम 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस बुकलेट में दिए हुए हैं। ठीक है, हम उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिन लोगों ने वो सवाल कर लिए हैं दैट इज फाइन। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो देखो लिख लो भाई। पॉपुलेशन के लिए, ओ माय गॉड पूछो मत भाई। ओश गॉश, मैसेज आ गए तुम लोगों के, इज वेरी ऑकवर्ड। हाँ, तो जल्दी से देखो भाई, लिखो। तो हमारे पास पहला था, अगर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गोल्फ बॉल पे लगाएं जिसका तुम्हें मास और वेलोसिटी दिया है। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर्स पर सेकेंड। अ गोल्फ बॉल, लिखो भी जल्दी से। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 meters per second. And a speed of 45 meters per second. If the speed can be measured with inaccuracy of less than 2%, if speed can be measured within inaccuracy of less than 2%, ठीक है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब एक चीज देखो, पहले तो क्या है कि इस सवाल का जो लैंग्वेज है वो आज भी हाइजेनबर्ग के प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, आज भी इसके अंदर वो फीलिंग और टच है एज इफ मेजरमेंट की प्रॉब्लम है, हम लोग उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, एज इफ हमारा डिवाइस प्रॉपर नहीं है हमारे पास में। ठीक है, बट हमें ये बात ध्यान रखनी है, ऑल्दो तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि एक्चुअली मेजरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज हाउ गॉड हैज मेड स्टफ अराउंड अस, ऐसा होता है बस। ठीक है, तो खैर वॉट एवर बी द केस, अपना चुपचाप आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना है, हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑफन तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज में ये जो वर्ड है ना इनएक्यूरेसी, ये तुम्हें ऑफन एक्यूरेसी के फॉर्म में भी दिखाई देगा। ठीक है, विद इन एक्यूरेसी ऑफ, ठीक है, लेस देन 2%। वो कुछ जो है गंवार लोग जो है वो इसका लैंग्वेज ऐसे भी फ्रेम कर देते हैं, एंड जो है वो ज्यादा जो लिटरेट लोग हैं, ठीक है, जिन्हें जो है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा शेक्सपियरियन इंग्लिश उन लोगों ने स्कूल में पढ़ ली है, दे एक्चुअली पॉइंट आउट कि सर उसने बोला है एक्यूरेसी 2% से कम है, तो सर इनएक्यूरेसी तो फिर सर 90, एक्यूरेसी 98 हो गया ना। हाँ, तो ऐसा सवाल नहीं बनता है। सुनो, कोई जो है वो 100% की गलती से जो है मेजरमेंट नहीं करता है। ठीक है, अब भैया मैं क्या बोलूं, इसमें तुम्हें ऐसा सवाल दिखाई दे तो भाई जो लोअर एंड का नंबर है उसी को अपना एरर मानना भाई, कभी लैंग्वेज में आगे पीछे हो सकता है। जो तुम यहाँ आसपास की चीप बुक से सवाल करोगे, ठीक है, और मैं जो तुम्हें चीप मटेरियल दूंगा उसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं ऐसी। ठीक है, तो फिलहाल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वालिटी लगानी है हमें h/4 पाई। तो मुझे डेल्टा एक्स ढूंढना है, डेल्टा पी ढूंढने के लिए मेरे को मास 40 दिया है, इंटू 10⁻³ करूंगा ताकि केजी में आ जाए, डेल्टा वी करूंगा। डेल्टा वी एक्चुअली 2% ऑफ 45 मीटर्स पर सेकेंड है, तो 2 इंटू 45/100 ये एक्चुअली डेल्टा वी है। दिस इज m डेल्टा वी दैट गिव्स यू एक्चुअली डेल्टा पी। सर आपने v कैसे निकाला? v में क्या कैलकुलेशन किया? 2/100 क्यों किया उसका? ये इतना परसेंट है इसका। अच्छा, ओके। ठीक है, सर यहाँ पे इक्वालिटी कैसे आया? मतलब इनइक्वालिटी था ना हमारी इक्वेशन। हाँ सही बात हाँ है। सर।
अरे तो सुनो, हमको तो ये निकालना है ना कि तुम मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना तुम्हारे पास पोजीशन में आएगा। अब मैक्सिमम जो है, तुम अगर अंधे हो गए हो, ठीक है, और तुम किसी को भी हाथ में पकड़ के बॉल, ठीक है, बॉल पकड़ के उछल रहे हो, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या निकाल रहे हैं, सुनो, देखो, अब अगर ये एरर मोर देन इक्वल टू, अगर हमारे पास में ये है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई है ना, तो मैं ये लिखूंगा ना, तो दिस इज मोर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो जो भी मैं इक्वालिटी लगा के सॉल्व करूंगा, ये डेल्टा एक्स मिनिमम होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ सर, मिनिमम। तो डेल्टा एक्स मिनिमम ही निकाला जाता है हमेशा, ओके। ठीक है? हाँ। तुम्हें वैसे ही कैलकुलेशन से डर नहीं लग रहा है कि तुम्हें अब साइन के भी जो है तुम्हें रीजंस चाहिए? चुपचाप सॉल्व कर लो शांति से, बस क्या हो जाएगा। सर ये फिर से समझाओ ना कि इनइक्वालिटी क्यों नहीं है। इनइक्वालिटी क्या हो गया? देखो, जब मैं तुमसे पूछता हूं ये, अच्छा ये रूल क्या बोलता है बताओ खुशी? ये रूल जो है वो ये बोलता है कि इतनी गलती तो होगी ही होगी, ठीक है? मतलब मिनिमम एरर कितना है बताओ, या मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, मिनिमम इज एक्चुअली कितना है बताओ? h बाय 4 पाई बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं? बोलो खुशी। हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बोलता है ना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालो, अब खुशी एक तरह से फिर तुम्हारा आंसर तो क्या होगा भाई? कांट बी फाउंड हो जाएगा। कांट बी फाउंड क्यों हो जाएगा खुशी? बिकॉज जब तुम इससे बड़ा नंबर कोई भी तुम्हारा अनसर्टेनिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो फिर तुम जो है कैसे बताओगे अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो जब वो तुमसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी, तो इसका डिफॉल्ट आंसर क्या है कि तुमसे ये चाहता है कि भाई आप मिनिमम अनसर्टेनिटी बता दीजिए, वही हमारा एम है। बट सर कैन बी फाउंड भी एक आंसर हो सकता है ना, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है। हाँ, बात तो सही है, कांट बी फाउंड भी एक आंसर हो सकता है। सर आंसर भेजा आपको। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? आंसर आपको भेजा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को महक मिला, शौनक मिला, ठीक है। सुनो खुशी, ये भी एक तरह का तुम लैंग्वेज का प्रॉब्लम समझ लो इन प्रॉब्लम्स के अंदर, कि वो तुमसे वो सिंपली पूछ देता है ना। जैसे तो कोई याद नहीं है खुशी, जब वो तुमसे पूछता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होगी? सही बात है खुशी? हाँ। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम तो इक्वालिटी लगा के निकालते थे खुशी, लेकिन हमें पता है यहाँ पे भी तो इनइक्वालिटी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो ये चीज प्रॉब्लम थी ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो भाग रहे होंगे, ठीक है, सबके सब अलग अलग उससे जो है, ठीक है, सबके सब अलग अलग उससे भाग रहे होंगे। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के भागने वालों में से जो फास्टेस्ट है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ कोट कर देते हैं, राइट? यस सर। जो फास्टेस्ट की वैल्यू हम लोग कोट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा मतलब ये होता है कि जो सबसे तेज भाग रहा है ये उसकी वैल्यू है। अब इससे कम तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि मान लो कि कुछ ना कुछ हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है, जो सबसे कम अनसर्टेनिटी है वो भी ये वैल्यू है, इससे कम तो एरर आ ही नहीं सकता है। अब इससे ज्यादा कुछ भी आए, फिर ये हमारा मतलब है डिफॉल्ट भाई। ओके सर। ठीक है, हमारा डिफॉल्ट मतलब जो है वो कांट भी आंसर नहीं देना है तुम्हें कुछ। ठीक है, हम लोग सुनो, अच्छा मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ पता है, कि अगर तुम क्वांटम मॉडल लेके अगर उसकी अनसर्टेनिटी निकालोगी, भाई सिस्टम ने कितना इनहेरेंट अनसर्टेनिटी रखा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी है। बाकी जो इसके ऊपर का जो वैल्यू है ना, समझ रही हो खुशी, वो सब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से आ रहा है, जो कि हमारा लिमिटेशन हो सकता है। समझ रही हो? हाँ सर। तो सिस्टम ने तो अपना जो है वैल्यू इतना ही रखा है। तो खैर हाँ, आंसर मेरे पास में, हाँ भाई, पार्थ, आदित्य, अदिति, सबके आंसर आए हैं। कुछ उनमें वेरिएशन है। -34 अपॉन 40 इंटू 10⁻³ इंटू 90 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.9, ये आंसर है भाई। अब ये जो भी आता है, सॉरी 4 पाई इंटू 4 इंटू 3.14, देखना भाई तुम लोग पाई को पाई में ही नहीं छोड़ सकते क्या? पाई को पाई में छोड़ दे मतलब 3.14 क्यों डालना है हमें? पाई में नहीं छोड़ सकते ज्यादा, अपॉन पाई में छोड़ेंगे यार, तो वैल्यू है ना उसकी भाई। सर बट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है ना, मैथ में सर ने बोला था कि पाई में छोड़ो। वाह भाई वाह यार, अरे मतलब तुम्हारे पास मैथ्स में ऑप्शन अगर रह जाएंगे ऐसे, तो तुम मार्क करते ना π/2 3π/2। मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, ठीक है। मैथ्स में उस पाई का मतलब जो है वो एक्चुअली 360 डिग्री 180 डिग्री से होता है।
समझ रहे हो जोहेब? हाँ सर समझा। लेकिन यहाँ पे मुझे वो नंबर चाहिए ना, यहाँ पे पाई का मतलब मुझे कोई सर्कल थोड़ी कंप्लीट करना है एंगल का, तो आई नीड सम कंक्रीट वैल्यू, तो उसके लिए कैसे करेंगे फिर? तो कितना आ रहा है भाई ये 1.46 इंटू 10⁻³ है क्या भाई, ये बताओ? यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है? ये चेक कर लो भाई, यही आ रहा है? सर मेरा 1.9 आ रहा है। नहीं नहीं, इसको अच्छे से, अब यार क्या बोलूं, कैलसी से कर लो भाई, और क्या। ये वैल्यू तो 1.46 ही है। ये देखो ना, इतना नंबर निकालो, ये 1.46 आना चाहिए इसी के आसपास, थोड़ा अलग आ रहा है। यस सर, मतलब एग्जैक्टली यार 1.465। ये आएगा 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 तनिषा, आएगा 6.626 अपॉन 40 अपॉन 0.9 अपॉन 4 अपॉन 3.14 करो, आएगा। 10 की पावर बाद में एडजस्ट करना। 1.45 चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा तो ऐसे ही सबने कॉपी किया, देखो ऐसे ही जैसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, यहां से हमारा रिश्ता एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट हो गया है गाइस। मैं फ्रैंकली बताऊं, तुम्हें समझ में आए या ना आए, ठीक है, तुम्हारी लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एकदम चुपचाप फॉर्मूला रट रट के जो है ना, उस पर उल्टी करते जाना बस तुम, ठीक है। तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। देखो लिखो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी in momentum। सर ये क्वेश्चन है कि मतलब ये लॉ है? नहीं लॉ नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ है बाई चांस। फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर गिवन एज 1/m a 1/n root of h by pi, b 1/2m root of h by pi, c 1/2m root of h by 2 pi, and d h by 4 pi m। आंसर लिख के बता दे मुझे प्लीज। ओके राधिका। हाँ अनीश, हाँ वेदांत, हाँ प्रसन्न, शुरू कर सकते हो। यस तुलिका। हाँ पार्थ, आर्यन, भव्य, महक, कौन सा है ऑप्शन? ओके अर्पित, यस आर्यन, विश्वजीत, राधिका, अभिजीत, हाँ शिवेन, हाँ महक, सोनल, शौनक। ओके ओके गाइस, गुड गुड गुड। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो एक रिलेशन जो ऑलरेडी नोन है हमें, हमेशा के लिए सही है वो, ठीक है, जो हमें मानना है। खुशी, आंसर आया क्या भाई? हार्दिक, कुछ मिस्टेक है शायद। देखो जो ऑलरेडी नोन रिलेशन है खुशी, वो क्या है बताओ? सर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h by 4 pi। हाँ अब तुम यहाँ इक्वालिटी ले लो भाई,
शांति से, बाकी बात बाद में करेंगे। और जो गिवन रिलेशन है वो क्या है बताओ, मेरे साथ करो, तो मुझे बताओ क्या 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 तुम्हें दे दिया है सवाल में, वो लिख दो यहाँ पे बस। हाँ हार्दिक। फिर 2 डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 पर। ओहो हो, अब तुम समझी नहीं यहाँ पे। देखो अभी क्या है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। देखो उसने कहा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका नाम क्या होता है, खुशी बताओ, ये क्या टर्म है? फिर डेल्टा x इज ट्वाइस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इसका क्या टर्म है, खुशी बताओ। सर उसने सही तो बोला था। ये बोला था क्या? वो तो h सर by उसको 4। सर उसने बोला था 2 डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h by 4 पाई, अच्छा, तो वैसे ही तो आएगा उत्तर। इतना जल्दी जल्दी क्यों सॉल्व कर रही है खुशी? कमजोर आदमी हूं, ठीक है, धीरे धीरे बताओ मुझे। ये रिलेशन दिया है क्या, डेल्टा x इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी, यही है ना खुशी? हाँ सर। हाँ हाँ भाई कुशल, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, और हमें क्या एलिमिनेट करना है गाइस, जल्दी बता दो। तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस आई कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व बोथ, क्या बताओ, डेल्टा x एंड डेल्टा p हम दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए वो डेल्टा v चाहिए, और डेल्टा v एक्चुअली किस में होता है बताओ, डेल्टा p में होता है। तो बेसिकली मुझे एलिमिनेट क्या करना है, मुझे एलिमिनेट डेल्टा x करना है। तो मैं डेल्टा x को एक से उठा के दूसरे में रिप्लेस कर दूंगा, बस दैट्स इट। इसको इससे कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा p, ठीक है, 2 डेल्टा p इंटू डेल्टा p, ठीक है, 2 डेल्टा p इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा p इज इक्वल टू, डेल्टा p का स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई, ठीक है, h अपॉन 8 पाई, एंड इसलिए m डेल्टा v जो कि डेल्टा p होता है इज इक्वल टू रूट ऑफ h अपॉन 8 पाई, एंड हेंस m डेल्टा v, डेल्टा v इज इक्वल टू 1 बाय m रूट ऑफ h अपॉन 8 पाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2m रूट ऑफ h बाय 2 पाई। खैर एनीवेज, ठीक है, एक आध सवाल जो है, ठीक है, जस्ट एक ब्रश अप करने के लिए हम लोग, ठीक है, डी ब्रॉय का मैं तुम्हें और दे रहा हूं भाई, एक बार ये कर लो कि डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in second orbit of lithium plus 2 will be equal to de Broglie wavelength of electron in de Broglie wavelength of electron in, ठीक है, A option n equal to 3 of hydrogen atom, B option n equal to 4 of C plus 5 ion, C option n equal to 6 of D plus 3 ion, D option n equal to 3 of helium plus 4 ion, ओके। हाँ शिवेन, सोनल, पार्थ, एक सिंपल सा सवाल है भाई। सर आई थिंक सर डी ऑप्शन में आपने कुछ लिखने में गलती किया। हाँ वही He+4 कैसे हो सकता है?
सॉरी, हाँ, तो मुझे इसमें फॉर्मूला, हाँ हाँ, आयुष, भव्य, आर्यन, यस, आदित्य, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मुझे? दृष्टि, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ हाँ, आवाज आ रही है दृष्टि। फॉर्मूला डिब्रॉय के एकदम 4 फॉर्मूले ऐसे फ्लैश करते हैं दृष्टि एकदम सडनली। थोड़ा आइडिया, अगर नहीं याद है थोड़ा आइडिया दे दो कि सर कुछ वैसा वाला फॉर्मूला था, वो यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ बोल रही हो तो आवाज नहीं आ रही दृष्टि। ओके, हाँ भाई, तो हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए? एक बार दोबारा कोशिश तो कर लो दृष्टि बोलने की। दृष्टि, एक बार फिर से बोलने की कोशिश करो, शायद तुम कुछ बोली ही नहीं। ओके, चलो खैर ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ समय, ऑब्वियसली तुम कुछ भी यूज करो। वैसे h बाई एम वी बहुत ही स्वीट चीज है भाई, क्योंकि h और m कांस्टेंट है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होने की वजह से, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास में n बाय z आंसर आ जाता है। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n बाय z। तो बस तुम्हें चेक करना है कि n बाय z किस किस का क्या क्या है। तो मुझे जो गिवन n बाय z है उसकी वैल्यू जो है मेरे पास में आ रही है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2/3। तो सब ऑप्शंस का चेक कर लो। तो ए ऑप्शन का n बाय z कितना है? 3/1। बी ऑप्शन का n बाय z कितना है? 6/4। सी ऑप्शन का n बाय z अगर मल्टीपल है तो 4/6 ना। अरे उल्टा कर दिया सर आपने वैसा 4/6। सी ऑप्शन का 6/4 एंड डी ऑप्शन का 3/2। तो हमारे पास में बी ऑप्शन जो है दैट इज एक्चुअली करेक्ट इसमें। हाँ आयुष, समझा विश्वजीत? एंड एक वन लास्ट डिब्रॉय जो उस दिन मैं करवाना भूल गया था, जो कि अगेन बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है, वो है देखो, जिन लोगों ने बुकलेट पढ़ा हो उन्हें शायद लास्ट में सवाल मिल भी गया हो। तुमने लेक्चर 10-11 थोड़ा रीड किया क्या भाई? कुछ पढ़ा है इसमें? मत बताओ। An electron practically at rest. An electron practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volts. जिन लोगों को नहीं याद है, सुनो, वो immediately क्या है कि अपने डिब्रॉय का सेक्शन निकाल के उसके अंदर जो है वो देखें कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने के लिए रेडी है। कुछ तो करें भाई कम से कम, ठीक है? तो एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट। ओके आर्यन, बस 1 मिनट रुको। इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 volts। प्रॉब्लम लिखना है साथ में, ठीक है? इट्स de Broglie wavelength at this speed is lambda 1 angstrom. It is then retarded
it is then retarded अरे रुक तो जाओ पार्थ through 19 volts. It is then retarded through 19 volts. सर इसका मतलब क्या हो, रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट मतलब उसमें कम हुआ या फिर 19 वोल्ट्स तक कम हुआ? थ्रू का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है आगे भी कि ये डिफरेंस है। अगर मैं रिटार्डेड 2 लिखता तो उसका मतलब फाइनल 19 होता, ठीक है। रिटार्डेड थ्रू का मतलब डिफरेंस है 19 वोल्ट्स एंड देन हैज अ de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of lambda 2 angstrom. A further retardation of 32 volts. A further retardation of 32 volts changes wavelength to lambda 3 angstrom. So find lambda 3 minus lambda 2 by lambda 1. Oh my God. तुम लोग का वीडियो फीड कहीं चला गया यार, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ खुशी सही है। हाँ प्रतीक्षा सर आपको भेज दिया मैंने मैसेज। परफेक्ट रेशियो में कितना आ रहा है ये शौनक? उसी में ऑप्शंस हैं 4 एक्चुअली। अच्छा हाँ तुम्हारा आंसर सही है वैसे। ओके हाँ 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 महक, पार्थ, आर्यन, अदिति थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद। हाँ आदित्य सही है। अभिजीत कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा लैम्डा 1 सबको क्लियर है कि वो क्या है भाई। लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज 12.3 डिवाइडेड बाय रूट 100 एंगस्ट्रॉम। तो जब इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से भाग रहा था, सुनो, जब उसे रिटार्ड किया गया, व्हेन इट वाज रिटार्डेड, ठीक है, तो इस समय जो भी इसकी स्पीड थी, ठीक है, वो एक्चुअली ज्यादा थी। इट वाज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है। सडनली हमने इसको रिटार्ड किया, तो रिटार्ड करने के बाद में, ठीक है, वो एक्चुअली थोड़ा सा स्लोअर स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लोअर स्पीड से मूव कर रहा है। इस समय जो इसका लैम्डा है, दैट इज, क्योंकि यहां तक, यहां से यहां तक 100 और यहां से माइनस हम लोगों ने 19 वोल्ट किया है, तो बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 माइनस 19 नेट 81, ठीक है, हमारे पास में हो जाएगा। हाँ तुलिका, सोनल, राधिका सही है। हाँ कुशल, अभिजीत कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। और उसके बाद में फिर से हमने क्या किया भाई, इसके साथ में हमने इसके बाद फिर से क्या है, फिर से इसमें रिटार्डेशन किया -32 वोल्ट्स का। एंड अब की बार जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। और इस समय जो इसका लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81 माइनस 32 किया गया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 49। So the three numbers are 12.3 divided by 10. The second number is 12.3 divided by 9. Okay, and the third number is 12.3 divided by 7. That is equal to
12.3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। जस्ट इनका रेशियो ले लो भाई सब लोग। तो इससे आंसर जो हमारे पास में है वो 20/63 निकल के आता है। द आंसर कम्स आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय 63। आयुष समझे क्या? वैल्यूज डाल के देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। अच्छा गाइस, तो मैं जो तुम्हें अब जो बता रहा हूं, दैट इज एक्चुअली अ डायरेक्ट जंप टू, सब लोग इतना कॉपी किया भाई? दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट जंप टू डायरेक्ट जंप टू। हाँ अद्वैत, वो तो डाउट जिंदगी भर रहेगा अद्वैत, क्या कर सकते हैं। आंसर 20/63 है, ठीक है प्रसन्न? ठीक है, दैट इज द conclusions of the Schrodinger model or wave mechanical model। Sir, directly conclusion? Yes, सीधा conclusion, ठीक है। वो नहीं पढ़ेंगे श्रोडिंगर वो सब क्या किया था? हाँ हाँ, हम देखें हाँ, क्या सर। किया था बेचारा श्रोडिंगर। तो देखो हम लोग यार क्या उसका पढ़ेंगे, बट हम जो भी नाटक करेंगे वो हम करेंगे, बट पहले जो जरूरी है ना, ताकि तुम्हारा एनर्जी जो है वो राइट वे में लग जाए, ठीक है। अच्छा, रजत का चिटर चैटर आज एब्सेंट क्यों है इतना भाई? क्योंकि रजत ही एब्सेंट है सर। हाँ, नहीं आज क्लास में वो? नहीं सर, वरना अब तक तो आवाज आ जाती उसकी। वही सर भाई है। ओके, हाँ भाई, कंक्लूजन्स ऑफ श्रोडिंगर मॉडल, ठीक है, या वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। हमें इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रटने हैं। ये सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब तुमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ठीक है, वो तुम्हारा, ठीक है, जो भी तुमने पढ़ा है पुराना, ठीक है, उन सब का बाकी केमिस्ट्री के साथ में कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो हम लोग अभी याद करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट, ठीक है। इसका इम्पैक्ट आगे के बहुत सारे चैप्टर्स पे जो है, ठीक है, वो हमें आने वाला है। तो इसलिए चाहे कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ने में या ना इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कोई जो है सो रहा हो, ठीक है, हाफ विटेडली सुन रहा हो, वो एटलीस्ट ये देख ले कि पुराना खराब करने से सिर्फ एक ही चैप्टर खराब होगा, ये खराब करने से मल्टीपल चैप्टर्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो? श्रोडिंगर्स कैट वाला एक्सपेरिमेंट? सर वो तो बता ही सकते हैं। वो सर आपने स्टोरी सर वो इंटरेस्टिंग है सर। अरे वो सर वो क्या बकवास था सर, उसके हाँ सर। ऑब्जर्वेशन में बोल दिया मरा है जिंदा है, कुछ भी सर। हम लोग जो है उसके अंदर ना जाए तो अच्छा है यार। वो सब क्या है ना कि वो सब एक्चुअली इररिलेवेंट है सबसे ज्यादा। तो और सुनो, उससे एक्चुअली हमारे काम की चीज कोई एक्सप्लेन नहीं होती। इट्स एक्चुअली अ वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, डार्क मिस्टीरियस क्वांटम थिंग्स, जिसके अंदर क्या है कि हम लोग जाएंगे तो वो मतलब अनएंडिंग है वो। तो वो सब फैंसी चीजें हैं। ब्रीफली तुमको एकदम से सब 2-3 लोगों ने मैसेज डाल दिया। श्रोडिंगर कैट का वीडियो में रेफरेंस था क्या कहीं पे कुछ? सर वो टेडेड का वीडियो है सर, वो हाँ सर। देख लें। नहीं, वीडियो तो बहुत सारे हैं इस पे, वो तो खैर। सर आप ही बता दीजिए ना। अच्छा, पहले हम लोग को श्रोडिंगर की बिल्ली से मतलब नहीं है, चुपचाप पहले यहाँ पे इसका मॉडल देखो, ठीक है। तो मॉडल क्या बोलता है? मॉडल ये बोलता है इसके सर लिए एक मिनट, श्रोडिंगर का अलग से मॉडल है एटम का? हाँ, मतलब ये एक्चुअली
एरविन श्रोडिंगर ने क्या है कि वेव मैकेनिकल इक्वेशन बनाई थी। उसने क्या किया था, उसने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को एक 3 डायमेंशनल वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। और 3 डायमेंशनल वेव, और वो भी कैसी वेव, दैट इज अ टर्म कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इसके लिए अपने आप में क्या है, एक सेपरेट पूरा चैप्टर है फिजिक्स में तुम्हारे 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जब वेव पढ़ते हो तो उसके अंदर एक टर्म लास्ट में आएगा स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव का जो है वो एक्चुअली तुम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो परहैप्स उसके बाद में श्रोडिंगर का वेव्स पढ़ने में तुम्हें थोड़ा ज्यादा रिलेवेंस समझ में आएगा, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम उसका स्टार्टिंग तो समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। नहीं तो अभी तो फिर सब कुछ राम भरोसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग देखो कितना दूर आ गए हैं, ठीक है। हम लोग जो है सबसे पहले कौन सा मॉडल, अच्छा एक और चीज, लेक्चर 12 जो है वो तुम इसके लिए थोड़ा रेफर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा खोल के उसको बैठ के पढ़ सकते हो लेक्चर 12 को। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी हैव क्रॉस्ड 4 मॉडल्स, ठीक है, टिल नाउ। हम लोग चौथे मॉडल पे हैं। पहला बहुत ही घटिया थॉमसन वाला मॉडल जो हमने कभी देखा था, ठीक है, उससे ठीक है हम लोग निकल के आए रदरफोर्ड के मॉडल पे, ठीक है, जिसका क्या है कि ठीक है सबसे क्लोज टू रियलिटी यही मॉडल था जिसको हम जानते हैं। उसको से हम लोग निकल के आए बोर के मॉडल पे, ठीक है, से हम लोग निकल के आए हैं आज वेव मैकेनिकल मॉडल पे, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल पे। तो इन जो है सारे मॉडल्स के अंदर भाई हम लोग का एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखना देखो शुरू करता हूँ। तो द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है, अच्छी बात है, बट द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इज एक्चुअली इज डिवाइडेड इनटू उसको हमने स्पेस को कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो वो है सबसे पहले क्या है कि हमने उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया, ब्रॉडली डिवाइड किया उस स्पेस को शेल्स के अंदर, ठीक है, शेल्स। तो these shells actually comprises, ठीक है, या these shells consist of, ठीक है, फर्दर इन शेल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। these shell consist of सब शेल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, हर एक टर्म हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, सब शेल्स। अच्छा, these subshells consist of या comprises of, ठीक है, consist of या फिर made up of, ये सबशेल किसके बने होते हैं, made up of, ठीक है, ये एक्चुअली बने होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स। एंड मैं यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स हैव गॉट नथिंग टू डू with orbits, nothing to do with orbits, ठीक है। and these orbitals actually consist electrons oscillating as waves। हमें बेसिकली अपना आज का ये करंट मॉडल जो है ये एक्चुअली 4 लेयर्स में पढ़ना है गाइस, ठीक है, ये हमें 4 लेयर्स में पढ़ना है, दिस एंड दिस। ये छापो जरा, मतलब कुछ तुम वीकली इसको दिमाग में ऐसे रखो एज इफ हम पता है यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, दैट दिस इज लाइक फ्लोर्स। ये जो है ये एक बिल्डिंग है, तो ये फ्लोर हो गए हमारे पास में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो ये किसी भी फ्लोर पे ये एक्चुअली फ्लैट्स हो गए, ठीक है। हर फ्लोर के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल फ्लैट्स होंगे ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली कोई फ्लैट के लिए हो गया,
हर फ्लैट के अंदर क्या होगा भाई, कुछ मल्टीपल रूम्स होंगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये रूम्स के लिए हो गया, एंड दिस लेट्स से रिप्रेजेंट द पीपल लिविंग इन दैट रूम। बड़ी गलत क्लास मिस की रजत ने भाई। दरवाजे का मतलब क्या है भाई? ये लिखा भाई? सही बात है विश्वजीत। देखो तो वी हैव सम यूनिक नंबर सिस्टम्स। ठीक है, हमने देखो हमने क्या डिवाइस किया है, वी हैव सम यूनिक नंबर सिस्टम्स, यूनिक नंबर सिस्टम्स। ठीक है, टू डिनोट ईच फ्लोर, फ्लैट, ठीक है, रूम, और यहां तक कि पर्सन या पीपल जो भी उसके अंदर रह रहा है, ठीक है, प्रॉपरली। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हमारे पास में क्या है ना, हर फ्लोर के लिए, हर फ्लैट के लिए, हर रूम के लिए एक अलग नंबर सिस्टम है। ठीक है, अलग नंबर सिस्टम है। जैसे भाई क्या बोल रहा था मैं, खुशी तुम हो क्या, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ खुशी, जैसे तुम अपने घर का एड्रेस का सबसे पहले क्या लिखते हो बताओगे? मतलब जैसे विंग का नंबर होगा, फ्लैट का नंबर होगा, फ्लोर का नंबर होगा, ऐसा कुछ होगा ना, बताओ। हाँ। तो जैसे मेरा H801 है, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है खुशी, बताओ? सर विंग का नंबर, फ्लोर का नंबर। विंग का नंबर, और ये क्या है? फ्लोर, फ्लैट फ्लोर। नंबर। ये वाला फ्लैट नंबर है। ओ माय गॉड, अरे मैं मतलब वो कुल्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स थोड़ी है कि एक फ्लोर पे जो है वो मतलब 8-8 10-10 है। अच्छा, इसमें खुशी क्या होगा, 801 होगा कि 81 होगा? डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन 801। ये सब जो इंटेलिजेंट गैसेस तुम एक्चुअली खुशी कर रही हो, ऐसे दिस फ्लैट वाज नॉट अ इंटेलिजेंट गैस। मतलब 8वां फ्लैट थोड़ी होगा खुशी एक फ्लोर पे, तुम भी ना। तुम्हारा क्या है बताओ, नंबर कुछ ऐसा तुम लिखती हो एड्रेस पे? हाँ सर 8th फ्लोर पे फर्स्ट फ्लैट ना। हाँ सर ऐसे ही होता है। हाँ, तो फ्लैट नंबर कौन सा होगा बताओ ना? 01 ना? सर 01। हाँ, ये फ्लोर नंबर हुआ ना 8 फिर। और ये फिर क्या हुआ बताओ, ये हमारा हाउस नंबर हो गया, फ्लैट नंबर हो गया। तो वैसे ही क्या है, हमारे पास में एक ऐसा यूनिक नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है, वो हमें फ्लोर, ठीक है, फ्लैट, रूम और पर्सन, इन सब के लिए हमारे पास में 4 नंबर सिस्टम्स हैं। तो these 4 नंबर सिस्टम्स, ठीक है, these 4 number systems is actually, ठीक है, are actually called the 4 number systems, छापो भाई, are called the quantum numbers, are called the quantum numbers, quantum numbers।
ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर नंबर 1 पता है क्या शिवेन? क्यों, ये पहले देखे हैं? हाँ सर, सर देखे सर, एन एल और क्या देखे हैं तुमने? देखो आगे का नाम आता ही नहीं। प्रिंसिपल, अजीमुथाल और पिन क्वांटम, ऐसा ही कुछ होता है। सर प्रिंसिपल, हाँ सर, अजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, नहीं आलोक, वो जो एसपीडीएफ है नंबर्स है। हाँ, ये एक्चुअली नंबर्स है। नंबर सिस्टम्स हुए ना, नंबर नहीं हुआ ना। हाँ, नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम देख रहे हैं ना हम लोग अभी। अच्छा, मुझे लगा नंबर्स हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो देखो नाम से ही समझ में आता है, दिस इज somehow like the most important क्वांटम नंबर है। ठीक है, जैसे अगर सुनो, अगर मैं अपने एड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछूं खुशी, ठीक है, तो भाई इसके अंदर तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, विच इज द थिंग, जो चीज बताने से तुम सबसे क्लोजेस्ट पहुंचोगी मेरे? H8 और 01 में से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई खुशी? सर 01। 01। देखो ये चीज थोड़ी गड़बड़ है खुशी। अगर तुम एक बिल्डिंग में जाके सिर्फ मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर बताऊंगा, ठीक है, तो इस तो बात के चांसेस बहुत सारे हैं ना, तुम कहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाओगी? H इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं H, तुम एटलीस्ट राइट बिल्डिंग पे मेरे पास खड़ी हो इतने सारी विंग्स में से, दैट इज एक्चुअली द क्लोजेस्ट दैट यू गेट कि भाई यहाँ पे तो, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना वो एक्चुअली इट्स लाइक दैट मेन बिल्डिंग नंबर है, ये मेन विंग नंबर है ये हमारे लिए, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। एंड इसका एनालॉगस जो है, इसका जो सिमिलर हमारे पास में हम सेम जो है चीज जानते हैं, दैट इज एक्चुअली ऑर्बिट नंबर। ठीक है, दिस वाज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, हाँ स्मिथ, हाँ बिल्डिंग का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो जो है बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट जो है अगर हम एक सोसाइटी में हैं, तो इफ दैट सोसाइटी इज एटम, तो भाई एटम तो पहले फिक्स कर दो कि चलो ठीक है, मुझे पता है मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, ठीक है। दिस इज, अरे हाँ तरुण, हाँ। हेलो सर, मैं एक्चुअली 10 मिनट पहले उठा हूँ सर, वो रात को होमवर्क करते करते लेट हो गया। अच्छा। सर आपने जो ये मतलब श्रोडिंगर कैट का वो जो कुछ मतलब मेन चीजें लिखवाने से पहले जो कराया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर, वो मिस हो गया एक्चुअली मेरा। नहीं, मैं कुछ भी जो भी मैंने करवाया वो तो है ना रिकॉर्डिंग में, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। हाँ सर, तो अभी कुछ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना मुझे? ये चीज मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे गारंटी दूं प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें? छोड़ो सर, नहीं होगा। तो तुम्हें पता ही है तो फिर वापस सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं सर, सोऊंगा क्यों? क्यों, लेक्चर के समय तो सो ही लिए, अब जाग के भी क्या करोगे? नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, तुम नींद पूरी करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग से क्या है, वो तो हमेशा अवेलेबल ही है। मैं तो कहता हूँ आराम से तुम पहले कुछ और भी काम है तो निपटा लो, 2-3 महीने साथ में रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं सर, ये इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है एकदम। ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन सबको जाना है, ठीक है, तब मालूम चलेगा सब मुंह माया था। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज इक्वलेंट टू द ऑर्बिट नंबर, दिस इज द ऑर्बिट नंबर, ठीक है, जो कि इसमें है। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर लिखवाना था, लेकिन वो एक बार शुरू करने के बाद में बहुत ही क्या है, मतलब नॉन स्टॉप हमें पूरा एक साथ देखना पड़ेगा। तो इट्स एक्चुअली एडवाइजेबल कि अब जब उत्कर्ष उठ गया है तो हम लोग काम की चीज़ें बंद कर दें, ठीक है। और नहीं सर, 10 मिनट पहले उठा, मैं अभी पूछ रहा हूँ, मुझे मतलब ऐसा अजीब लग रहा।
अच्छा, तुम 10 आपकी मिनट पहले उठ क्लास गए? में बहुत बकता रहता हूँ ना सर, इसलिए। अच्छा, तो चलो ठीक है, खैर एनीवेज तुम मुझे बताओ कि अपना ये जो 2-3 डाउट है टेस्ट पेपर में वो पूछ लो, क्या है भाई जल्दी से। विनोद वाला क्वेश्चन। कौन सा? सर वो बहुत easy था। सर वो जीपी वाला लास्ट। सर वो वाला सर कि कितना बार सर विनोद वाला। सर विनोद वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट है। एक मिनट। सर वो विनोद सर वाले के विनोद के पहले लास्ट वाले वाले का। क्वेश्चन में आपने ये केवल सॉल्ट को भी सॉल्यूशन कंसीडर किया है शायद। हाँ हाँ, सही बात है। बस वो सॉल्ट है, वो सॉल्यूशन कैसे है? लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बोला है ना। अच्छा, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वर्ड यूज किया इसलिए। सर एक सेकंड रुको, चेक करके बोल रहा हूँ। सर वो नंबर ऑफ स्टेप्स वाला है ना, उसका आप सॉल्व कर सकते हाँ 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 हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ। सर हमने बस ये बताया था कि 80% प्योर है, हमें ये नहीं बोला था कि मतलब किस चीज में सोल्यूशन में या। हाँ वही तो मैंने तो भाई यही समझा उसे कि भाई वो एक्चुअली सवाल बनाया था भाई, तो 80% प्योर है तो फिर इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो, उसको उसको वो भी तो एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन ही है ना भाई। ठीक है, तो उसमें ऐसा सपोज मेरे पास में विनोद वाले में मेरा सर मेरा 8.16 आ रहा था सर, 8 नहीं आ रहा। देखते हैं। मेरा भी 8.16 ही आया। ओके मेरा 8 आ रहा था। अरे देख रहे हैं। कौन सा मोल्स वाला? चुप हो जाओ, तुम लोग अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो, हाँ तो मेरे पास में इसके अंदर सब वॉल्व सारे के सारे बंद हैं, तो इनक्लोज्ड वॉल्व्स के अंदर मुझे दिया था कि इसका प्रेशर शायद 2p है ना, शायद इसका प्रेशर p है, इसका प्रेशर p/2 है। सही लिखा है कि मैंने? इसका प्रेशर p/2। सर ये तो उसने किया था ना। ये मेरे को बच्चे पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा इसका जो है वॉल्यूम कितना है भाई? v है। इसका वॉल्यूम v/2 है, ये सही लिखा है क्या? इसका वॉल्यूम v/4 है और इसका वॉल्यूम v/8 है। बोलो सही लिखा है? ठीक है ना? अच्छा, अब जब मैंने वॉल्व्स ओपन कर दिए सारे के सारे, ठीक है, तो तुम्हें पहले जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम, तुम्हें ये चीज पता है क्या कि सम इज एक्चुअली इक्वल टू a/1 - r? ये चीज मालूम है क्या तुम्हें? सर ये टेस्ट के बाद रिवाइज किया तब हुआ सर, टेस्ट के समय उससे पहले जीपी पढ़ा नहीं था। अच्छा एक चीज बताओ, ये कि तुम्हारे पास 9th-10th में नहीं आता क्या ये सम करना? नहीं सर, जीपी का नहीं था। नहीं सर, नहीं। तो नहीं आता, नहीं था सर, सिर्फ एपी था सर सीबीएसई में। बोनस इनफाइनाइट अभी तक अच्छा आईसीएसई में जीपी तो था बट इनफाइनाइट उधर भी नहीं था सर। अच्छा, ये चीज अभी तक मैथ्स में पढ़ाई नहीं गई क्या तुम्हें? पढ़ाई उसके पढ़ा दिया पढ़ाई। इसका हाँ जो सर, है, पढ़ाई है। इसका जो है घटिया प्रूफ तुमको नहीं आता है? a + ar + ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और s * r मल्टीप्लाई कर दिया तो ar + ar स्क्वायर आता है। टेस्ट के जस्ट बाद पढ़ा है। और जो है टेस्ट के जस्ट बाद अच्छा ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया था तो भी ये प्रूफ इतना इतना ज्यादा बेकार है कि तुम्हें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। कोई बोनस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स। सर प्लीज। पहले पढ़ा दिया था टेस्ट पे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो PV/RT इसके मोल्स सर बस उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है। तो अच्छा चल सर भाई यहाँ से और कोई प्रॉब्लम? का सर इस क्वेश्चन में एक और डाउट है सर, आपने n कंटेनर तक लिखा है और फिर इन्फिनिटी भी लिखा है। हाँ तो n कंटेनर का नहीं लगाना था क्या?
क्या बोल रहे हो बच्चे? नहीं तो लिखा हुआ है ना कि इन्फिनिटी तक है वो। वो शायद आर अपॉन आरबी वाला बोल रही है, आपने बताया था ना एक रूट एम अपॉन रूट एम बी। नहीं वो तो इसी सवाल की बात कर रही है ना, किसकी बात कर रही है? सर आपने क्वेश्चन में जो फिगर दिया उसमें nth टर्म तक दिया है और पूछा इन्फिनिटी तक है। हाँ। अरे क्यों भी सवाल के अंदर डायग्राम में लिखा है टिल इन्फिनिटी भाई। सर डायग्राम में nth टर्म तक दिया है। सुनो खुशी, जाके प्रॉब्लम का डायग्राम एक्सपैंड करो, उसमें लिखा हुआ है टिल इन्फिनिटी। हाँ सर, मैंने वो देखा सर, वो nth तक लिखा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अरे नहीं उसके आगे भाई मेरे को कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना था ना, ऐसा उसका वो नहीं है, थीम नहीं है, वो इन्फिनिटी तक है बिल्कुल। ठीक है खुशी? हाँ अच्छा 1 मिनट रुको। 23 पेपर 2 बता रहे हैं भाई ये लोग। 23 पेपर 2 अगर मैं एडवांस पेपर 2 CA2 एडवांस पेपर 2 शायद विनोद वाला है। ओके विनोद वाला है क्या? नहीं सर, ये वो नहीं सर, वो बड़ा पैराग्राफ डिफ्यूजन वाला दूसरा वाला क्या वो बड़ा पैराग्राफ वाला। सर वो वाले भी बताओ ना, डिफ्यूजन वाला। हाँ सर, वो दूसरा जो था ना, विनोद के पहले वाले 3 क्वेश्चंस थे ना। हाँ सर विनोद के पहले वाला वो उसका पहला हो गया तब सर कॉम्प्रिहेंशन वाला है। सर एग्जाम के बाद हो गया, एग्जाम में नहीं हुआ। एक मिनट। हाँ सर, इतना लंबा देख के एग्जाम वही तो पढ़ने में टाइम। मुझे बताओ, सुनो पेपर 2 में और कोई डाउट है क्या? बताओ मुझे पहले। सर विनोद वाले क्वेश्चन तीनों। अच्छा विनोद वाले सर उसके पहले वाले पे वो 6 पैराग्राफ। सर विनोद के लास्ट वाले में सॉल्यूशन दिया हुआ है और 29 सर 6 के 6 सारे डाउट है। पहले विनोद देखो 25 देखो भाई, दैट इज एक्चुअली सो सरप्राइजिंग कि इतने सारे डाउट्स हैं। ठीक है 25 देखो तो उसके अंदर क्या है कि भाई Vinod, a student of class 11, is working on chemistry lab. He is provided 5 containers of large capacity by the lab assistant. He asked teacher NaOH solution. ठीक है, when Vinod mixed contents of container 1, 2 and 3 and container 4 in empty container. तो अब container empty container के अंदर 1, 2, 3, 4 सब मिला दिया उसने। ठीक है, then what will be number of moles of solute in container 5? ये सवाल आसान था। तो इसका जो फर्स्ट कंटेनर है वो 200 ग्राम 20% NaOH है। जो दूसरा कंटेनर है इसका जिसमें डाला गया है वो 400 ग्राम 40% NaOH है। 400 ग्राम 40% NaOH है। तो तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आता है क्या? 400 ग्राम 40% का मतलब सर क्या ये है? बना सर, बट आंसर 8.16 आ रहा था सर। एक मिनट रुक जाओ। नहीं सर, एग्जैक्ट 8 आ रहा है सर। एग्जैक्ट 8 आया। सर एग्जैक्ट 8 आया। 50 ग्राम 80% प्योर है। तो पहले बताओ तुम्हें समझ में आता है कि 200 ग्राम का 20% जो है ये NaOH है, तो 20/100 into 200 इसका मास है। अब मुझे मोल्स निकालने हैं तो मैं अभी 40 कर देता हूँ डिवाइड इसको, फिर 400 into 40/100 ये मास ऑफ NaOH है तो अपॉन 40 कर देता हूँ। ये 2 मोलल 1080 है, 2 मोल्स इन 1000 kg है, क्योंकि 2 मोल्स का वेट 80 kg होता है। 1000 + 80 1080 हो रहा है, तो उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये इफेक्टिवली 2 मोल्स ही है और कुछ नहीं है। नहीं सर, कैसे 2 मोल्स कैसे? अरे भाई सर वो ग्राम में दिया हुआ है ना, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.08 आ जाएगा। हाँ सही बात है, ये सॉल्यूशन का वेट है ना दादा, उसके नीचे 1 kg होता है, सॉल्वेंट होता है ना। हाँ सर समझ। तो अब समझ में आ गया। 2 मोल्स ऑफ NaOH है तो NaOH का वेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्यूट का हटाने के बाद सॉल्वेंट का वेट आएगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है कि 1000 kg, ठीक है, प्लस 80 1000 ग्राम 1000 ग्राम प्लस 80 ग्राम NaOH है ना, यही तो मतलब है इसका। तो 80 ग्राम का 2 मोल्स हो गया। ठीक है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन है। और अब हो गया सवाल 50 into 80/100 डिवाइडेड बाय 40। सबका आ गया? सोनल, जो भी लोग बोल रहे थे 8.16 का इशू था वो सॉल्व कर दे। सर लास्ट वाला। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये 1080 ग्राम सॉल्यूशन का है और मोलालिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर एग्जैक्टली 2 मोल्स ही हैं, क्योंकि सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूट हटाओगे तो 1000 एग्जैक्ट बचेगा ये, तो ये 2 मोल्स वाला ही है। हाँ भाई, इसके बाद 26वां में डाउट है क्या भाई?
विनोद में कर ही दीजिए ना सर। नहीं सर 26 में नहीं है, तो विनोद में 27 में डाउट है भाई। 27 में वो ये बोल रहा है तुमसे कि उसमें तुम्हें लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन निकालने हैं। तो भाई 200 ग्राम मैं सबका मोलालिटी निकाल सकता हूं, 20% वेट बाय वेट है। इसका मोलालिटी कितना है गाइस? इसका मोलालिटी है 20 डिवाइडेड बाय 40 मोल्स, ठीक है, अपॉन सॉल्वेंट कितना है? तो 200 में से, ठीक है, अभी अभी हमने निकाला 200 में से 40 ग्राम जो है वो तो हमारे पास क्या है बताओ? सॉल्यूट है। तो 160, ठीक है, 160 ग्राम सॉल्वेंट है, तो इनटू 1000, देखो ये इसका मोलालिटी है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिख रहा हूँ मोलालिटी के, इनको एक बार ध्यान से देखो। तो सेकंड सॉल्यूशन जो है वेट से कंपेयर नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कंपेयर कर सकते, वेट बाय वेट परसेंट। हाँ वेट बाय वेट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सारे टर्म्स वेट बाय वेट नहीं है ना, इसलिए दिक्कत है। तो तुम या तो तुम मोलालिटी को चेंज कर लो वेट बाय वेट में, ये भी बात सही है बिल्कुल। एक हाँ सर एक कोई चेंज करेंगे ना फिर। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो थर्ड वाले को मैं चेंज करूं तो इसमें 1000 ग्राम, ठीक है, 1080 ग्राम में 2 मोल्स हैं। दैट मींस कितना हो जाएगा ये 80 ग्राम NaOH है अपॉन सॉल्यूशन का वेट 1080 इनटू 100। ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0000, तो ये तो सही है वैसे। 8/108 कितना होता है लगभग? सर 0.7 कुछ होगा सर, वो बाकी सबसे कम ही है। 0.7 मोलर अगर कुछ है तो एटलीस्ट ये बाकी सबसे कम है, बिकॉज बाकी का 20%, दूसरे वाले का 40%, ठीक है, तीसरे वाले का 0.7 सॉरी 0.7%, 0.7% हुआ ना ये, 0.7% अगर ये है। और आखिरी वाला है 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaOH, तो इसका तो फिर 80% है। तो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हो गया बताओ? ये वाला। और लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थोड़ी है। हाँ सॉल्यूशन में सुनो एक्चुअली इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो क्या है कि इसमें भाई इसके अंदर वो सॉलिड है या लिक्विड है ये तो नहीं बताया है यार, ठीक है। तो तुम्हारा पॉइंट मतलब मैं बोलूंगा लेट से मैं 10-20% तुम्हारी बात से एग्री भी कर जाऊं, तो फिर ऐसे केस में यार मैं इसको मतलब क्लियरली लिखा होता ना कि ये सॉलिड सब्सटेंस है तो शायद मैं छोड़ देता उसको, समझ रहे हो? क्लियरली लिखा होता कि वो सॉलिड सब्सटेंस है तो मैं इसको छोड़ देता, ठीक है। बट तो सॉलिड एग्जैक्टली लिखा भी नहीं है। कौन बोल रहा है? अभिजीत बोल रहे हो क्या? अर्पित बोल रहे हो? अर्पित, हाँ मतलब आई एग्री कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का हल्का सा ग्लिच है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बोलूंगा कि तुम इतना एक्यूरेसी के साथ अगर लैंग्वेज को प्रेडिक्शन में चलोगे, तुम्हें थोड़ा इंक्लिनेशन इस तरफ रखना चाहिए था। जब 4 सामान दिए हैं तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा मुझे, और भी तुम्हें फिर छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा तुम्हें डाउट आ रहा है जो कि पूरी तरह गलत नहीं है, तो फिर तुम्हें फिर सवाल करना ही नहीं चाहिए ऐसे केस में। दैट यू शुड बी अफ्रेड कि क्या पता अगर उसको ले लिया सॉल्यूशन को। सर अगर होमोजेनियस हो तो सॉलिड का भी मिक्सचर सॉल्यूशन होगा ही ना? हाँ सॉल्यूशन तो बोला जाता है उसको, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा वो। दैट इज एक्चुअली वन मोर पॉइंट अर्पित के, ऐसे उसको छोड़ना सही नहीं होगा सर। वो डिसॉल्व हो जाएगा फिर वो सॉल्यूशन ही बन जाएगा ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि मिक्सिंग से पहले कौन सा मोस्ट और लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। हाँ। तो अर्पित वो चीज करने के बाद तो आंसर आ रहा है ना भाई। इसका वेट कितना है भाई? 50 ग्राम है, और इसका वेट कितना है भाई? 1080 ग्राम है। दिस प्लस दिस हमारा आंसर था। हाँ सर, मैं सॉल्यूशन देख के समझ गया, सॉल्यूशन आंसर देख के। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या है, पेपर 2 में 29, 22 और 17, 22 ऑफ पेपर 2, 22 एक बार अगर देखोगे, दैट इज एक्चुअली अ बिग कैन ऑफ वॉर्म्स फॉर पैराग्राफ 2। तो सुनो, मैं पैराग्राफ 1, तो मैं पैराग्राफ 1 का सवाल जो तुम सबको इतनी दिक्कत है वो सॉल्व कर रहा हूं। अगर यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, और मेरे पास में दूसरी जगह एक और बीकर है, ये दोनों बीकर्स जो हैं एक्चुअली दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। इसके अंदर मेरे पास में 1000 mm ऑफ Hg, ठीक है, कि मेरे पास एक गैस है। वो गैस क्या है भाई? वो गैस इसने बताई है, हाँ वो गैस A है। इसका मोलर मास 128 होता है, और इसमें मेरे पास में एक गैस A है, एक गैस B है, ये 128 है और ये 72 है, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो आई गेस कि 5000 है, ठीक है। 5000 है, 50,000 लिख दिया, 5000 है। 5000 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर है।
क्योंकि मुझे दिया है कि इसका मोलर मास एवरेज 472/5 है, तो मैं इसके लिए अपने आप इक्वेशन बना सकता हूं कि इसका मोलर मास मैंने x1 मान लिया, तो इसका 1 - x1 हो गया, तो अंदर का मोल फ्रैक्शन जो अभी होगा 128x1 प्लस 72 इंटू 1 - x1 इज इक्वल टू 472/5। 5 वहां मल्टीप्लाई करने से और ये पूरा सॉल्व करने से हमारे पास में कुछ अच्छा एक्सप्रेशन शायद निकल के आता होगा। इस 128 - 72 वैसे कितना होता है, ये बताएगा मुझे? 128 - 72 कितना होता है? 6। अच्छा, इससे x1 कितना आता है वही बता देगा भाई मुझे? खुशी, x1 कितना आता है? 2/5 आएगा सर। x1 2/5 आ रहा है, x1 2/5 आ रहा है और x2 इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ये इसके अंदर का मोल फ्रैक्शंस है। अब तुमने इसमें से छेद किया और इसमें से मोल्स बाहर निकले, और इसमें छेद किया, इसमें से मोल्स बाहर निकले। ठीक है, इसके अंदर और एक लोचा है क्या? डोंट टेल मी, ओ माय गॉड, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है। डैम इट यार। ठीक है, कैसे तुम लोग सवाल कर लेते हो? मेरा हो तो मैं वही पेपर फाड़ के इन्वेटर मुंह पे मार। सर मैं तो वही किया सर। हाँ नहीं सर, ऑनलाइन मैं पढ़ा और सर फर्स्ट पार्ट तक सब बहुत अच्छा चल रहा था कि वो तो जाएगा, बट बहुत टाइम लगता है बाकी दो पार्ट। इसीलिए सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें गधों, मैंने तुम्हें इसीलिए होमवर्क करने को दिया था कि तुम अपने आप घर पे तो सॉल्व करो गधों इसे। तो इसके अंदर हमारे पास ए जो 128 है, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले के अंदर कितना है भाई? ये L/L का एक हमारे पास स्क्वायर है, और इसके अंदर का जो होल है ये एक्चुअली 1.5 टाइम्स, ठीक है, जो है 1.5 टाइम्स L इंटू L का हमारे पास में रेक्टेंगल है। ठीक है, एंड हमको इसमें ए पार्ट जो पूछा है मैं बताता हूं तुम्हें गाइस, उसमें इसका कोई यूज ही नहीं है। फॉर ए पार्ट देयर इज नो यूज ऑफ दिस सेक्शन। तुम्हें सिर्फ जो है इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें इसके अंदर R ऑफ A ऑफ सेकंड बीकर अपॉन R ऑफ B ऑफ सेकंड बीकर निकालना है। बस इनका रिलेटिव रेट निकालना है, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई काम नहीं है और पुराने डेटा का कोई काम नहीं है। तो सिंपली क्या होगा बताओ? वो होगा PA/PB of second beaker partial pressures into root MB/MA, that is equal to what is ratio of partial pressures? That is actually mole fractions का ratio 2/5 और 3/5. So this is 2/3 into root of MB, ठीक है, that is actually 72/128. ये वैल्यू कितनी निकल के आती है गाइस? बोलो 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 72 4 3/4 1/3 निकल के आती है ना गाइस? सर 1/2 आती है, वो मोल 1/2 का रेशियो हो जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन 1/3/4 आएगा। एक मिनट, ये रूट सर रूट की वैल्यू 3/4 आएगी। 3/4 आएगी, ओके, सॉरी 3/4 आएगी, तो इसकी वैल्यू 1/2 आती है। इसलिए रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस जो XA आउट आ रहा है, बाहर निकल रहा है, वो एक्चुअली कितना होगा बताओ? 1/3, और XB जो आउट आ रहा है ये होगा 2/3। ये चीज समझ में आई क्या? पहले बताओ, बोलो भाई खुशी। सर लास्ट वाला नहीं समझ आया। हाँ तुमसे, अच्छा तुम्हारा 1/2 आया था क्या खुशी? बताओ। तो मैंने 2/5 3/5 निकाला था, फिर मैंने ये नहीं किया। अरे देखो सुनो, पार्शियल प्रेशर्स मोल फ्रैक्शंस के हिसाब से आ गए रेशियो, बताओ खुशी। और अब बताओ कि 1/2 जो रेशियो है मेरे पास में, ये एक्चुअली ध्यान रखो, ये NA/NB का रेशियो है ना। जब बच्चे NA आउट बाय NB आउट का रेशियो 1/2 है, तो XA क्या होगा? XA तो NA/NA प्लस NB होता है ना भाई। XA का फीलिंग कुछ और है और NA/NB का रेशियो कुछ और है। मैं बोलता हूं गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो 1/2 है। अब मैं बोलूं कि गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, तो इसका आंसर 1/2 नहीं 1/1 + 2 होगा ना। हाँ सर, यही मतलब है बस यहाँ पे। तो 1/2 रेशियो था इनका, फ्रैक्शन तो एक का 1/3 और एक का 2/3 होगा ना भाई। अगर रेशियो वापस से 1/2 आए, समझ में आया क्या? हाँ सर। नहीं आया समझ में? बोलो बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताना है जी। सर स्टार्टिंग का आप बता सकते हैं? स्टार्टिंग का क्या? ये क्या? नहीं ये सर, ऊपर वाला, वो वाला पार्ट समझा आपने, वो कंपेयर किया। हाँ वो वाला। ये वाला, ये तो यार तुम लोग मार खाने वाले काम कर रहे हो। x1 into m1 प्लस 1 - x2 into m2 एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है भाई। हाँ सर, वो मैं को समझा। तो फिर डाउट सर क्या है? आपने नहीं सर, आपने इनिशियली जो आपने निकाला है वो दोनों का मोल फ्रैक्शन है ना? अंदर का है, हाँ। ध्यान रखो, अंदर का। हाँ,
एंड फिर आपने जो बाद में जो निकाला है वो मोल्स जितने निकले उनका रेशियो है। हाँ, क्योंकि अंदर का जो मोल फ्रैक्शंस है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा ना पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो इसलिए अंदर के मोल फ्रैक्शन को पार्शियल प्रेशर में यूज किया, रूट एम बी बाई एम ए को डाला, तो ये जो रेशियो निकला है मेरे पास में, ये बाहर भागने वाली गैस का रेशियो है। किस रेशियो से गैस जो है वो बाहर लीक आउट हो रहा है, ये रेशियो है ना भाई। बोलो। अरे तो तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो जुहेब, क्या हुआ? तो हाँ तो बोलो भाई, नहीं आया समझ में तो बोलो। खुशी सर तो आपका इसमें एक्स आउट कैसे आया? अरे गाइस इतनी प्रॉब्लम है तुम लोगों को क्या इसके अंदर, तुम लोग को फिर डिफ्यूजन क्या समझ में आया यार। देखो अरे भाई ये छेद करते हो तो तुम R1/R2 को क्या इंटरप्रेट करते हो बताओ? तुम्हें 4 इंटरप्रिटेशन बताए थे ना उसके। हाँ सर वो बन गया सर, वो समझ गया कि वो रेशियो 1:2 आ गया ना सर। अरे तो पहले समझो तो सही, फिर तुम्हें क्या समझ में आया? ये जो R1/R2 है ये डिफ्यूजन का रेशियो है, तो डिफ्यूजन तो इस छेद से ही हो रहा है ना। तो इसका जो रेट है, इस रेट का डिफॉल्ट मतलब यही तो है, दैट नंबर ऑफ मोल्स पर सेकंड। ये मतलब है कि नहीं खुशी, बताओ। खुशी कहाँ चली गई है? तो बोलती क्यों नहीं खुशी? मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ। तो मैंने बोला सर, जोर से माइक ऑन करके 4 बार बोलो ना, हाँ नहीं हाँ नहीं। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, तुम धीरे से मनी में कुछ अपना बोल देती हो चुपचाप, हाँ नहीं कुछ बोल के। बोला था मैंने, सुनाई नहीं देता है यार। नंबर ऑफ मोल्स पर सेकंड इसका मतलब होता है, मैं डांट नहीं रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें भाई, पर तुम कॉपरेट तो करो। नंबर ऑफ मोल्स पर सेकंड होता है ना ये रेट। व्हाट इज रेट ऑफ एनीथिंग? डू यू नो रेट इज ऑलवेज पर सेकंड। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? तो ये किस चीज का पर सेकंड है? सोचो ना इस बात को। तुम बताओ मुझे किस चीज का पर सेकंड है शौनक? हाँ खुशी बताओ किस चीज का पर सेकंड है ये? सर मोल्स का। तो वो जो मोल्स पर सेकंड है, ये कौन से मोल्स हैं पर सेकंड? क्या हो रहा है इनके साथ में? कितना निकल रहा है मोल्स? सर ये बाहर रिजेक्ट आउट हो रहा है। अभी तो बात हुई ना, जब ये डेल्टा एन आउट बाय डेल्टा टी है, ये बात तो डिफॉल्ट है ना भाई। अगर प्रेशर है तो ये डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, ठीक है, बाय डेल्टा टी है। अगर वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय डेल्टा टी है। तो एक्चुअली ये भी चेंज है, ये डेल्टा एन चेंज है। बताओ किसका चेंज है? बताओ पहले अंदर कितने थे N1 और बाद में अंदर कितने हैं N2, ये इसका चेंज है ना। बताओ चेंज इन मोल्स। तो एक्चुअली जो चेंज इन मोल्स है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकले हैं, वो होता है कि नहीं होता है? बताओ। अगर पहले 10 थे बाद में 8 है तो चेंज 2 है, तो 2 कहाँ गए? 1 माइनस जितने बाहर निकले इज इक्वल टू चेंज करके हम करेंगे ना। 1 माइनस बाहर निकले मतलब क्या बोल रहे हो यार? 1 छोड़ना दिया है। अरे 1 कहाँ से आ गया यार? अरे मोल्स और मोल्स की बात हो रही है यार, मोल फ्रैक्शन का चेंज थोड़ी हो रहा है। अगर अंदर 10,000 हैं, सुनो, एक के 10,000 है और एक के 12,000 हैं, ठीक है, तो बाहर के निकलने का जो रेशियो है, मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूं भाई मोल्स का। तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाली गैस इस स्पीड से बाहर निकलती है कि इसमें 5 मोल पर सेकंड बाहर आ जाते हैं, और ये वाली गैस इस स्पीड से बाहर निकलती है कि इसमें 7 मोल पर सेकंड बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हो क्या जुहेब? ये हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में इसके 10,000 से 9,995 मोल्स बच जाएंगे। तो 5 मोल्स बाहर निकले ना। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये N1 है और ये N2 है, तो डेल्टा N 5 हुआ ना, बताओ हमारे पास में। हाँ सर। तो डेल्टा N बाहर निकलने का समान होता है। ये तुम्हें इतना डिफ्यूजन करने के बाद में अभी तक समझ में नहीं आया था क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे डेल्टा, ये जो RA/R2 लिखा है, RA/RB लिखा है, ये डेल्टा N बाय डेल्टा N है। समझा था सर, डेल्टा N बाय डेल्टा N है ना। फिर उससे आप कौन से मोल्स हैं? ये बाहर निकलने वाले मोल से समझा गया ये? हाँ सर। तो जब ये समझा तो ये आउट का ही तो मोल फ्रैक्शन होगा ना, 1/3 और 2/3। कि भाई अगर बाहर 1 सेकंड में इसके 5 आते हैं और इसके 7 आते हैं, तो जो बाहर नेट मिक्सचर ऑफ गैस निकलेगी उसमें इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 5/7 + 5 होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ सर। अभी समझा क्या? हाँ सर समझा। खुशी चिल्ला के बताओ, समझा कि नहीं समझा? मन में गले में आवाज थोड़ी निकालनी है तुम्हें। समझा सर। हाँ,
ये इसका चिल्लाने का वॉल्यूम है। हाँ समझाइए। तो अब जब तुम्हें ए पार्ट में समझने इतना टाइम लगा है तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी तुम्हारी। 3 क्लास एडवांस पेपर डिस्कशंस, और इसके बाद में भी अगर इतने सारी कीड़े हैं तुम्हारे इस मन में तो कैसे तुमने पता नहीं पेपर सॉल्व किया है। आई एम सरप्राइज। नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं इसके डिस्कशन से फिर। चलो भाई। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो ही नहीं पाते सर, ऐसे अलग से क्योंकि तुम्हें टाइम लेके आता ही पैसा नहीं तो हो है, जाता क्योंकि है। अरे भाई क्योंकि तुम गधे हो एक नंबर के, तुमसे होने भी नहीं चाहिए। जिस आदमी को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं तो अगर उसने अगर गलती से तुक्का हो गया हो तो मैं उसका आंसर काट दूं भाई। सुनो शौनक, वो तुम्हारी मिस्टेक है या फिर मेरी मिस्टेक है, सवाल की मिस्टेक नहीं है। पूछ रहा था, मेरे को वो भी समझा, अरे भाई आरबी भी मेरे को समझा, मैं वो उसके मैं वो ये पूछ रहा सवाल था। ये सवाल एक अच्छे बच्चे को करने में 10 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। तुमको भी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है भाई, इनके कहां से होंगे सवाल तुमको। वो तुम्हारे अटेम्प्ट की क्वालिटी, तभी तो मैं बोलता हूँ शौनक, तुम जो मुझे होमवर्क सबमिट करते हो दैट इज अ कंप्लीट फ्रॉड। तुम्हें कोई माने ना माने, चाहे तुम लोगों के पेरेंट्स माने ना माने, यू ऑल मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉड, ठीक है। तुम बस घास काटते हो, डेडलाइन कंप्लीट करने से पहले बोल देते हो कुछ नहीं आता है मुझे। ये तुम्हारा नॉर्मल एक्सक्यूज है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहते हैं कि नहीं सर बच्चा तो मेहनत करता है। चलो खैर, अब और क्यों गाली सुन रहे हो भैया। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका। सर मैंने आपको एक डाउट भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ मैं उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, मुझे लगा डिस्कशन में हो जाएगा। मुझे क्या पता कि इन्हें मोल फ्रैक्शन के रेशियो में अभी तक मालूम नहीं है चीजें क्या होती हैं। चलो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर कब है?